क्या लड़कियां अपनी मर्जी से आ रही हैं? रेड लाइट एरिया में वो हैं जो मजबूरियों की मारी है, जिनको कोई प्यार में फंसा के लाया, कोई नौकरी के नाम पे लाया, शादी के नाम पे लाया और यहाँ बेच दिया। अचानक से ऐसे बाढ़ आना शुरू हुई जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बर्स्ट से बस रूप आया। मैंने बांग्लादेशी लड़की भी करी, मैंने अफगानी लड़की भी करी, छोटी सी बच्ची को मैं देख रही हूँ और वो एक गंदा सा आदमी पेंट करके आया, उसके नाखून में पेंट भरा पड़ा है, कुछ पान गुटका कुछ खा रखा है और कपड़े गंदे हैं बिल्कुल, पता नहीं नहाया नहीं कब से, और कहेगा ये क्या इनमें किसी तरीके का पछतावा या डर है या कोई ना, रत्ती भर भी नहीं। पोटी पोटा पार्टी होती है। क्या होती है? पोटी पोटा पार्टी। मॉडल्स जो फेलियर नहीं झेल पाती, पैसा कमाना है, घर जा नहीं रही, अरब कंट्रीज जाती हैं और उनके ऊपर वो जितने भी शेख है वो सब पॉटी भी करते हुए सुसु भी उनके ऊपर करेंगे और इसी हालत में उनके ऊपर मक्खी कीड़ा कुछ भी हो वो इसी हालत में उसको दे देंगे कि ये खा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हमारी खास मेहमान हैं अतुल शर्मा जी, जो कि 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर काम कर रही हैं। अनेकों जिंदगियों को वो इस दलदल से बचा चुकी हैं, नया जीवन दे चुकी हैं और आज भी ये काम बिना रुके और बिना थके जारी है। बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। थैंक यू। अतुल जी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हजारों लाखों लोग पहले से जानते हैं। आपकी बातें और आपके अनुभव हम कई बार सुन चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि ऐसी कुछ बातों पर चर्चा हो जिन पर पहले कभी ज्यादा चर्चा ना हुई हो। जी। जिस वक्त आपने इस काम को शुरू किया, लोगों को बचाने का काम, रेस्क्यू करने का काम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग से निकालने का काम शुरू किया, उस वक्त में और आज के वक्त में, मैंने जैसा जिक्र किया 30 वर्षों से ज्यादा का समय हो चुका है। बिल्कुल। आज ये सब कैसे बदल गया है? टेक्नोलॉजी की भूमिका, सोशल मीडिया की भूमिका, इंसान की जो मानसिक प्रवृत्ति है और जिसे कहूं मानसिक विकृति है, वो कहां तक पहुंच गई है? बदलाव क्या देखती हैं आज 2026 में और जिस वक्त आपने इस काम को शुरू किया था उस वक्त में? देखिए, मैं सबसे पहला तो ये देखती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तो वो जो हिदायतें थी घर से कि ऊपर नहीं देखना, मेरा घर बहुत पास में है, मुश्किल से 500 मीटर की भी दूरी नहीं है, मतलब थोड़ा क्रॉस करनी। कबाड़ी बाजार, एक मेरे शहर का एक जो बाजार है मेरठ में, और कि ऊपर नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। वो समय चलते चलते मुझे कैसे वहाँ घसीट के ले आया समझ ही नहीं आ रहा था। कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहा, कोई ना कोई बात आती रही, वहीं से जुड़ी हुई आती रही और अर्ली एज में शादी हो गई, थोड़ा हम खुराफाती भी थे, चीज़ें जानने का बड़ा क्यूरियोसिटी थी। उस समय मुझे खूब याद है कि वहाँ पे शाम को कभी जाना हुआ फादर के साथ, वही बाज़ार मेन होता था, तो आती थी आवाज़ कि हारमोनियम की आ रही है, तबले की आ रही है, घुंघरूओं की भी आ रही है आवाज़। पता लगता था कि और यही हमारी मदर ने हमें बताया। मैंने पूछा क्यों ख़राब औरतें कहती हो? औरतें तो औरतें हैं। तो उन्होंने कहा वो नाचती गाती हैं दूसरे आदमियों के सामने। ये उन्होंने हमको जवाब दिया। तभी समझ में आता था अच्छा ये इस समय आते होंगे तो अब ये इनके सामने नाच के दिखाती हूँ। परिवर्तन आता है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि हमने हाई स्कूल में एक निबंध पढ़ा, आपने भी, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। मुझे लगा कि वो अभिशाप है हमारे लिए। आज भी मैं कह रही हूँ अभिशाप है। जैसे AI, आपने अच्छे सी चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं। वो कैसे परिवर्तित हुआ कि पहले टीवी आया, फिल्में तो थी, फिल्में देखने का भी उस समय तक ये था कि मतलब घर वालों से बिना बताए देख सकते थे। बता के तो नहीं देख सकते थे आप। शादी हो गई, बच्चे हो गए, देख लो कोई बात नहीं, लेकिन अनमैरिड हैं तो जो लड़का है लड़की है बड़े रेस्ट्रिक्शन से नहीं जाओगे पिक्चर देखने, वो नहीं था। फिर वहाँ पे जो नाच गाना था वो क्यों बंद हुआ कि जब टीवी का दौर आया, आप सब चीज़ घर में देख रहे हैं, फिल्में आने लगी, आपने वो देखना शुरू कर दिया। वहाँ गाना सुनने कौन जा रहा है? उनके वो हारमोनियम, उनके साजिंदे, उनके जो उस्ताद, वो सब एक तरफ रह गए, बेरोजगार हुए उस्ताद और उनके सामान सब रखे गए। और धीरे धीरे कैसे, देखिए सेक्स तो तब भी था लेकिन ये हालात नहीं थे जो आज है। मतलब इतना परिवर्तन 32 साल में जो मैं देख रही हूँ, 94 से और आज ये 26 है, मैं देख रही हूँ कि वो इतना बुरा बदलाव था कि पहले आती थी राजस्थानी महिलाएं थी जो मातृसत्तात्मक परिवार थे और नानी, माँ और बेटी, ये उनका स्वरूप था। और जो मर्द थे वो वहीं शराब पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं वहीं पे अपने गांव में। ये यहाँ कमाने के लिए आती थी, नाचा गए, लेकिन स्वतंत्र थी कि वो चाहें तो शादी कर लें कहीं जाके, चाहें तो इस पेशे में आ जाएं,
ना आना चाहे तो बिल्कुल भी ना आए, और आना चाहे तो बरसों बरस रह जाए, नाचे गाएं लोग, अपने घर का वो बढ़ाएं, पैसे ज़मीन बढ़ाएं, मकान बनाएं। फिर वो मैं उसमें कहीं ना कहीं अपना दोष भी अपने अपने एरिया में तो मैं मानती हूँ कि जब मैंने जाना शुरू किया, मुझे एक ही धुन थी, ये पढ़े हैं, इनके बच्चे पढ़े हैं, पूरा दिन चाय की दुकान पे रहते हैं, लड़कियां इसी काम में लग जाती हैं। ये तो धीरे धीरे समझ आ गया था कि ये बदलाव आ गया कि अब हाँ सेक्स के लिए लोग जाते हैं। और उसके भी कुछ ऐसे कारण थे कि हमारे चूंकि नज़दीक घर है तो इन बातों की चर्चाएं ज़रूर होती थी, ऐसे नहीं होती थी खुलेआम, लेकिन हम कभी सुनते तो हमारी मदर जैसे कहती हैं कि अरे वो तो वहाँ जाने लगा है, सब पैसा बर्बाद कर देगा, अब कैसे होगा। फिर कभी कोई हमारे मोहल्ले में भी एक बुज़ुर्ग महिला थी, वहीं सी आउटडेटेड थी, और वो वहाँ रहने लगी आके मकान बना के, तो हमको बचाया जाता था वहाँ मत जाना, वहाँ वो रहती है उसका नाम लेके कि ये, और साथ में वो शब्द जोड़ के। हमको भी खुराफाती सोचती थी, कभी उनके बाहर कुछ रखा है कुछ रहा है, वो चिल्लाती थी कि टोना टोटका कर दिया मेरे घर में, वैसे सब ये चलता रहा। लेकिन जब मैंने ये कहना शुरू किया कि भाई इन बच्चों को पढ़ाना है, और मैंने कहा कुछ भी करूँगी मैं खुद नौकरी करूँगी, हमारे बच्चों को पढ़ाऊँगी, अगर तुम ऐसे नहीं मानती हूँ, मैं अपने घर वालों से जिद करूँगी कि हम खेती का एक हिस्सा इन बच्चों पर खर्च कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि मेरे घर वाले तो कभी मना नहीं करेंगे, मेरे मायके वाले भी नहीं करेंगे। तो वो बदलाव ऐसा हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तेज़ी से जो आ रहा था वो हमारी तरफ नहीं था शायद तब तक। लड़कियां आ रही थी लेकिन वो ज़्यादातर उनकी थी या फिर नेपाली लड़कियां, लेकिन अचानक से ऐसे बाढ़ आना शुरू हुई जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वर्ष से वर्ष रूप आया। ये किसी भी एरिया की लड़कियां थी, कहीं से भी आ रही थी। मैंने बांग्लादेशी लड़की निकाली, मैंने अफ़गानी लड़की निकाली, सोच के देखिए अब कहाँ कहाँ से लड़कियाँ नहीं आ रही थी, और अपने हिंदुस्तान से तो हर एरिया से निकाली। तो वो ऐसा, और फिर मेरे सामने, क्योंकि मैं हर दिन जा रही थी, कोई दिन नहीं रुक, मैं गालियाँ भी खा रही थी, मैं उनसे सुन भी रही थी, लेकिन फिर भी जा रही थी, तो आत्मीयता बना रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर रही थी, मेरे यहाँ शादियाँ हो तो मैं उन्हें बुलाऊँ, मेरे यहाँ शादी में आओ, मैं सबको काट देती, उनको कहती कि तुम्हारे बच्चे हैं, इनका जन्मदिन मनाओ। तो एक आत्मीयता बढ़ाने का भी सिलसिला था, तो बहुत ज़्यादा मना नहीं कर रही थी। तब मैंने ये देखा कि कितना बुरा स्वरूप है, छोटी सी बच्ची को मैं देख रही हूँ, और वो इतने गंदा सा आदमी, एक पेंट करके आया, उसके नाखूनों में पेंट भरा पड़ा है, कुछ पान गुटखा कुछ खा रखा है, और कपड़े गंदे हैं बिल्कुल, पता नहीं नहाया नहीं कब से, और कहेगा ये लड़की चाहिए। वो जो देखना शुरू हुआ ना, वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं कभी इस जगह को अब छोड़ ही नहीं सकती, कभी भी। जैसे जैसे मेरे सामने वो सब खुलने लगी तो मैं पता नहीं कैसे जैसे वहीं रुक गई। आपके काम ने वहाँ क्या परिवर्तन लाया, क्या बदलाव आया? देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने लगे, और मैं समझती हूँ कि 80% बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छी नौकरियों पे हैं। अभी 2 बहन भाई दोनों दुबई में हैं, जॉब कर रहे हैं। यानी कि जो अगली पीढ़ी थी वो इस काम में नहीं आई। हाँ, लेकिन किनकी ये भी आपको समझना होगा, जो ब्रॉथल ऑनर्स थी उनकी लड़कियों के लिए कोई वहाँ वो नहीं। कौन है वो लड़कियाँ, कौन है? कोई नहीं। उनका तो बच्चा भी छीना जाता है, वो भी अलग रखा जाता है, उससे मिलने के लिए भी 200 छीन कर कहाँ भेज दिया जाता है? कोई एक जगह है जहाँ ये सब बच्चे रहते हैं, क्योंकि जैसे हमने एक बच्चे को जब बुलवाया उनसे, मैंने कहा लाओ, नहीं तो आज तुम मारूंगी भी और मुकदमा भी लिखाऊंगी। मैं लिखती नहीं, मुकदमा नहीं लिखाती। तो लाई 1 घंटे बाद, मैंने कहा 10 मिनट में चाहिए, बोले कितना भी मार लो 1 घंटे में से पहले नहीं आ सकता। बाद में हमने कुछ लोगों से सुना कि वो दिल्ली के पास कोई जगह है, वहाँ पे इकट्ठा रखते हैं इन बच्चों को। हालांकि हमने बहुत कोशिश भी की, क्या करवाया जाता है? कुछ नहीं, वो केवल रह रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ से दूर। उनकी कोई पढ़ाई नहीं, सवाल ही नहीं उठता था। वो क्या करते हैं आगे? कुछ नहीं करते, वो वहीं दलाल बन के रह जाते। उसके बाद ये परिवर्तन आया कि हमने कहा तुम बच्चे मत छीनो, मैं जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूँगी, माँ से बच्चा मत छीनो। 200 रुपये उसको लेने पड़े अलग से एक्स्ट्रा, किसी कस्टमर के हाथ फैलाए टिप दे जाओ, क्योंकि अपना पैसा तो उनके पास होता नहीं, तो मालकिन लेती है कि मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे से मिल लूँगी। 10 कस्टमर आए कभी, जब जाके उसके पास 100 रुपये हों, फिर 10 कस्टमर का इंतजार करे, 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, उसमें 200 रुपये हों, तब वो बच्चे से मिल पाए। उस सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ा फिर कि ये आपको करना होगा, और उन माओं के जरिए हम लाए। मैं अलग से भी बात करती, मालकिन के सामने तो कर ही नहीं सकती, आज भी नहीं कर सकती कि बच्चा पढ़ाओ बस। एक वक्त था जब शहर के एक कोने में रेड लाइट एरिया हुआ करता था, और एक वक्त आज का है जब कहा जाता है कि छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, आप रात के वक्त में सड़क पर निकल जाएं तो शायद दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की बहुत कम ऐसी सड़कें होंगी जहां पर आपको इस तरीके से लोग खड़े ना मिल जाते हो, और उनके कस्टमर वहां पर आकर गाड़ियों में उनसे बात ना कर रहे हो, और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। शर्म अब वहां पर खत्म हो चुकी है,
इसे इन लोगों ने प्रोफेशन बना लिया है और बहुत ओपन अब ये सब चलने लगा है। ये जो जिस बात का मैंने जिक्र किया कि किसी एक शहर के एक कोने में रेड लाइट एरिया था, वो बदल कर अब हर गली और हर सड़क हाँ, तक आ गया है। हाँ, जब आपके जैसे इतने सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं, इसके बावजूद इतनी तेजी से ये कैसे फैलता गया? और दूसरी बात, क्या अब लोग, क्या लड़कियां अपनी मर्जी से आ रही हैं? इससे पैसे कमाने का उनको एक बड़ा माध्यम मिल गया है, उन्हें नजर आ रहा है कि इसमें बहुत पैसा है। क्या बदलाव ये आ गया है कि वो अपनी मर्जी से आने लगे? देखिए परिवर्तन ये आया है कि मैं दोनों को बिल्कुल अलग रख के चलती हूँ। रेड लाइट एरिया में वो हैं जो मजबूरियों की मारी हैं, जिनको कोई प्यार में फंसा के लाया, कोई नौकरी के नाम पे लाया, शादी के नाम पे लाया और यहाँ बेच दिया। वो उनका अपना भाई भी हो सकता है, अपना कोई और भी सगा संबंधी हो सकता है, कोई और ट्रैफिकर का कोई स्वरूप नहीं है। लोग कहते हैं ना वो ट्रैफिकर है, कोई ट्रैफिकर नहीं है। आपके इर्द गिर्द में छुपा हुआ आदमी ट्रैफिकर हो सकता है। और परिवर्तन दूसरा तरफ ये आया कि लग्जरी जुटाने के लिए हमारी बेटियां खड़ी होने लगी स्कॉट सर्विसेज में, कॉल गर्ल्स में। हालांकि बहुत पहले, मैं बड़ी पुरानी बात आपसे कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। 2004 में हमको एक एक्सपीरियंस शेयरिंग विजिट पे हैदराबाद जाना हुआ और 2 IAS ऑफिसर भी थे हमारे साथ में और एक और NGO थे। तो हम लोग निकल के जा रहे हैं और हैदराबाद में पहले से ही रेड लाइट पे बड़ी लंबी वो लगती है, कई बार में क्रॉस होता है। तो एक लड़की खड़ी थी और उसने ऐसे पैर ऊपर रखा हुआ था और मोबाइल का इतना ज़्यादा ज़माना नहीं था, तो वो किताब पढ़ रही थी, बार बार वो देखती थी और ये लगातार ऐसे था उसका। किताब आदमी पढ़ेगा तो ऐसे भी रख लेगा, पर ये नहीं हट रहा था उसका, इधर से भी और इधर से भी, बस किताब ऐसे पकड़ी हुई थी, कोई पन्ना नहीं पलटा जा रहा था क्योंकि काफ़ी देर हम रुके। तो मैंने कहा सर ये शायद बेचारी, इसको कोई सवारी नहीं मिल रही है। मैंने कहा आप लिफ्ट दे दो। क्या वैसे बात करती हो, इसी क्षेत्र में काम कर रही हो, आपको ये नहीं पता है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। क्या हुआ? बोली ये कॉल कर ले, आप मत देखो इसे। ये पहली बार उन्होंने मुझे बताया कि ये जो इसका अंगूठा है ये इंडिकेशन है कि आई एम अवेलेबल। और ये किताब तो बहाना है और आज मोबाइल है, आप कभी भी देख सकते हैं किसी रेड लाइट एरिया पे एक लड़की ने जिसपे पोल पे पैर ऊपर रखा हो और अगर वो मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं तो आप समझ जाइए कि वो इंतजार कर रही है किसी की। अच्छा। तो वो सिर्फ इसलिए कि ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए। कैसी भूख है ये, नहीं मुझे समझ में आई। यानी इन्हें कोई जबरदस्ती इस पेशे में लेकर नहीं आया, ये अपनी मर्जी से आई है पैसा कमाने के लिए, बिल्कुल, अपने बड़े शौक पूरे करने के लिए। बिल्कुल। और ये हर शहर में है? हाँ, अब तो बहुत बुरा हाल है। मैं अगर अपने शहर को कहूँ, मेरा शहर अछूता है मेरठ। मुझे अगर आप अलग अलग कहानियां बता सकें, हाँ। दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की या टियर 2 टियर 3 सिटीज में कैसा बदलाव आता है, वहां पर क्यों ये पहुंचा, उसका ये अगर आप मुझे बता सकें। देखिए जैसे मैं पहले अपने शहर से शुरू करती हूँ। मेरठ मेरा कस्बाई मानसिकता का शहर है, कितना ही डेवलप हो गया, आज भी हम कस्बाई हैं। कभी आपका जाना हो तो आप खुद भी इसको मतलब वॉच आउट कर सकते हैं। मुझे एक बार रोडवेज के कुछ अधिकारियों ने कहा कि जी आपसे कुछ काम है, आप आ जाओ। ऊपर वाले कृपा की शहर में जानते हैं लोग। मैं चली गई, उनका कुछ काम होगा चलो। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे खुलेआम धंधा हो रहा है। मैंने कहा क्या कह रहे हो, ये मैं कैसे पहचानूंगी कौन लड़कियां हैं वो? तो उन्होंने कहा मैं बुला देता हूँ। और उन्होंने बुलाई वो औरतें, उन्होंने सब ने दुपट्टा करके ऐसे बांधा हुआ था और वो, मैं समझती हूँ लड़कियां नहीं थी, औरतें थी, वो बाल बच्चेदार औरतें थी। बैठ गई वो। मैंने कहा अब आप जाओ, मैं इनसे बात करूँगी। मैं ऐसे ही नीचे जो वो बन रहा था प्लेटफॉर्म सा, उस पर हम बैठ गए। मैंने इधर उधर बिठा लिया। मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आ रही जरा भी? तुम यहाँ खड़ी हो तो घर वालों की मर्जी से आई हो? बोली ना घर वालों को तो ये पता है कि हमारी तो नौकरी लग गई। हाँ, अब बहुत गरीब हैं, इतना भी नहीं है कि ढंग से रोटी भी हो, तो चलो 4 पैसे यहाँ से आ जाते हैं। और मैंने कहा कस्टमर कहाँ मिलते हैं? बोली ये सब यात्री सब जानते हैं मैं तो। और मैंने कहा फिर? बोली फिर एक वहाँ चर्चित होटल है जिसको हम पहले भी जेल भिजवा चुके थे, तो उन्होंने उसी को कहा कि वहाँ हमें मिल जाती है। होटल भी फिक्स है, फिक्स जगह भी फिक्स है। हाँ। और इन्हें जबरदस्ती पेशे में लाने वाला भी कोई नहीं। ये मेरठ जैसे शहर की कहानी है। हाँ। दिल्ली मुंबई में तो ये खुलेआम हो रहा है। वहाँ तो आप टोक भी नहीं सकते। वहाँ उनको मैंने बिठा तो लिया, बात तो कर ली। दिल्ली मेरठ में तो आप बात नहीं कर सकते उनसे, आप पूछ नहीं सकते आप क्यों खड़े हैं। तो ना इन लड़कियों को डर लगता है और जो ना वहां पर आदमी आ रहे हैं उन्हें किसी से डर लगता है। देखिए डर कैसे लगेगा, आप इसको ऐसे समझिए ना। मुझे एक चीज़ कभी समझ नहीं आई, आपको आती हो तो मुझे बता देना। नया ट्रेंड है, नया भी नहीं थोड़ा पुराना भी है, कि जब एजुकेशनल हम कॉलेज में जाने वाले होते हैं तो काउंसलिंग होती है ना। आज BEd काउंसलिंग, आज मेडिकल काउंसलिंग मुझे कभी समझ नहीं आई। काउंसलिंग में क्या आपने 4 कॉलेज डाल दिए, दूर दराज से हैदराबाद से शुरू करा आपने, मेरठ तक आ गए।
आपको नीचे से क्यों ले जाया जाता? अब मेरठ का बच्चा मेरठ में क्यों नहीं रह सकता? दिल्ली का बच्चा दिल्ली में क्यों नहीं रह सकता? आप दिल्ली के मेरठ के बच्चों को भेजेंगे हैदराबाद, सिक्किम, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी 18 यूनिवर्सिटीज हैं कि जिनमें 50-50 हज़ार बच्चे हैं और विदेशों तक के भी हैं, और हमारे बच्चे बाहर पढ़े हैं। तो आप बताइए, उनके माँ बाप को तो आखिर तक पता नहीं लगता कि तुम्हारा बच्चा कर क्या रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कम उम्र के बच्चे खासतौर से स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज के नाम पर जब बाहर जाते हैं, हाँ। आपके अनुभव में आया कि ज्यादातर इस तरीके के काम वहीं शुरू होते हैं क्योंकि आप पे पैसे के लिए, आप देखिए लिमिटेड पैसा देंगे माँ बाप, उतना देंगे जो खर्चा है, फीस बता दो, कपड़ों का खर्चा बता दो, खाने का बता दो, वो हर महीने चला जाएगा। अब उसके बाद के जो आपके खर्चे, क्योंकि ये जो हॉस्टल्स, ये जो पीजी और इनमें जाके जो बच्चा, एक पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या मैं कह रही हूँ, लेकिन मैंने उन हालातों में बच्चियों को निकाला है कि धुआं भर रहा पूरे में, और कम से कम 8-10 लड़के, और उनके बीच एक लड़की थी, और आपके दिल्ली में, वहां से मैंने उस बच्ची को निकाल के वो लड़की अपनी मर्जी से वहां गई थी? मर्जी से थी, उनकी भी नशे में थी, कोई होश नहीं था उसे, झूम रही थी बिल्कुल। क्या था ये क्या कहानी है, कैसे? मतलब ये उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि भाई दिल्ली हमारी लड़की कोचिंग कर रही है, बड़े कोचिंग में है, और आजकल हमें ऐसा लगता है कि जब भी वो वीकेंड पे आती है, तो आना कम कर दिया है, दूसरा आती है तो अजीब सी, या तो बंद रहती है कमरे में और हम पे झल्लाती है बात बात पे। अगर हमने दरवाजा नॉक करके खाने को भी पूछ लिया तो भी चिल्लाती है कि डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। और अक्सर हमें लगता है कि शायद हमें कुछ महक आ रही है, जैसे धुएं जैसी, धुआं तो नहीं दिखता हमें, लेकिन आ रही है कोई महक। अब वो क्या, एक नई सिगरेट कोई चली है, अब पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो हमने कहा चलो भी, ये ऐसे कैसे, मुझे कोई एड्रेस दो जहाँ ये पीजी में रहती है, यहाँ तो ये मना करेगी, आपके घर में आके मिलूंगी तो स्वाभाविक ही मुझे जानती भी होगी, तो उनका एड्रेस देंगे, वो आपको पीजी में रहती है। अब सोचिए, उस पीजी में हम गए तो इस हालत में से, उसे नहीं मालूम था हम कहाँ ले जा रहे हैं, कोई भी ले जा सकता था। हमने उठाया, उसे गाड़ी में डाला, सीधे घर लाए। उसे घर तक आने पे भी, जब आप वहाँ पहुंचे, हाँ, इनके माता पिता के कहने पर आपने माता पिता भी साथ थे, माता पिता को साथ लेके गए, जहाँ ये लड़की रहती थी वहां पहुंचे। और जब पहुंचे तब क्या हुआ? इतना बुरा हाल था कि जैसे खोलते ही, मतलब हमने भी खांसना शुरू कर दिया, इस कदर धुआं भरा हुआ था, और सब अपने अपने, ये सिगरेट का धुआं था? सिगरेट का धुआं, सो पता नहीं वो कैसा धुआं था, इतना खराब था कि खांसी नहीं रुक रही थी, सब बेहाल थे। बड़ी मुश्किल से अभ्यस्त से हुए देखने के, फिर उसे उठाया, सफेद धुआं बिल्कुल एकदम, उससे उठाया, ये लड़की है जी मेरी, और 8-10 लड़के थे उनके बीच, सब, वो भी इतना सा एक वो पहने हुए, कौन थे पता नहीं कौन, साथ पढ़ने वाले लोग थे? ये तो वो बताया ना, वो कहती मुझे नहीं पता कौन है। तो जब उसे होश आया 1-2 दिन बाद, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाना पड़ा उन लोगों को, और अभी क्या कहें, लड़की की हालत कैसी थी? और उसको रखना पड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर रखना पड़ा, इस कदर नशे में थी। क्या ऐसे लोगों को ड्रग्स का भी आदी बनाया? ड्रग्स ही है वो, ड्रग्स हैं वो। और आप यहाँ देख लीजिए ना, इस शहर में आप निकलिए चौराहों पे, कोई लिहाज नहीं है। अच्छा, इसको लड़कियां ऐसे लेती हैं, क्यों, शर्माना क्या है? अरे भैया, अपनी बॉडी का ही लिहाज कर लो, ये अंदर से भी तो आपको खराब कर रहा है। मत करो माँ बाप का, मत करो समाज का, किसी का भी। इस पूरे काम में ड्रग्स का कितना बड़ा रोल है, कैसे शुरू होता है? मैं उसका नाम भूल रही हूँ, क्या उस लड़की ने बताया, और वो पानी में डाल के रेड हो जाता है। तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा वहाँ वो क्या था, वो रेड वाइन है क्या, वो क्या तुम पी रहे थे? बोल नहीं, वो तो एक और अलग गोली आती है, वो उसमें डालते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पे तैर रहे हों, हमें ये लगता है उससे, वो है वो गोली का उसने मुझे नाम बताया, मुझे नहीं याद आ रहा है, याद करके मैं आपको बताती हूँ। तो वो गोली, उस क्या है कि वो बहुत सस्ती है, वो महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, और पानी में डाल के पी जाओ, ना स्मेल आएगी शराब की, ना किसी चीज़ की, और आपको पूरा नशा होगा भरपूर। तो बताइए क्या वो गोली भी खुद ले रही है, कोई ने जबरदस्ती नहीं, कोई नहीं दे रहा। शुरुआत में हुआ कि भाई टेस्ट कर लो एक बार। मैंने पूछा कैसे बेटा तुम्हें, जो काउंसलिंग का सेशन था, डॉक्टर कर रही थी उनकी, हम भी साथ में थे, तो उनका बेटा कैसे शुरू कर दिया तुमने, तुम इतने देहाती परिवार की लड़की हो, हमारे पड़ोस की बच्ची हो, तो कैसे? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसे ही कहा उन्होंने कि तुम लेके देखो, इससे कितना अच्छा लगता है। तो हमने एक बार लिया, फिर उसमें कुछ हमें अजीब सा हो गया, अंदर से वोमिटिंग जैसी होने लगी। उन्होंने कहा अब नहीं पियेंगे। तो उन्होंने फिर कहा तुमने कम लिया ना, वो इसलिए, थोड़ा सा ज़्यादा लो, और थोड़ा सा ज़्यादा लेती तो मुझे ऐसा हुआ जैसे मैं तो स्वर्ग में इस समय, मुझे क्या क्या दिख रहा था मुझे कुछ नहीं पता। तो इस ड्रग्स के नशे में कौन उनके साथ क्या कर रहा है याद भी नहीं है, उसे ये भी नहीं पता ये लड़के कौन थे। मैंने पूछा, दोबारा ले जाने का रिस्क तो हम नहीं ले सकते थे, ये भी याद नहीं है कि लड़के कौन थे? नहीं, हमने पूछा वो लड़के कौन थे, वो जो 8-7 लड़के थे कौन थे वो, नहीं मुझे पता।
मैं नहीं जानती। मैंने कहा छिपा रही हो, हम उसका कुछ करने थोड़ी जा रहे हैं, करेंगे तो तुम्हारा जो कुछ करना होगा उसका क्या करेंगे। तो बोले नहीं मुझे नहीं पता, सच में ही नहीं पता मुझे। क्या इनमें किसी तरीके का पछतावा या डर है या कोई ना, डर रत्ती और भर भी, पछतावा नहीं? रत्ती भर भी नहीं। अभी मैं आपको दूसरी एक घटना बताती हूँ। 14 साल की बच्ची अभी तक है मेरे साथ काउंसलिंग में, दूर की है, रोहतक की। रोहतक की। इस कदर हाइपर, एक बच्ची है उनकी, हम्म, इस कदर हाइपर है कि माँ बाप को मारती है। मोबाइल ना दें या जो कुछ वो कर रही है अपने कमरे में वो ना करने दें। मैं अब क्या कहूँ इसमें खुले में कि कुछ ऐसी चीजें हैं उसके पास जिनसे वो सेक्स करती है, टॉयज। टॉयज। और माँ बाप ऐसे बहुत ही साधारण लोग हैं, इस कदर रोते हैं कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैंने कैसे समझाऊं। और वो इतना ज्यादा गुस्सैल हो गई है कि कुछ समझने को तैयार नहीं। 14 साल की लड़की इस स्टेज तक कैसे पहुंची? 8वीं तक एक अच्छे स्कूल में, बेहतर स्कूल में शहर के, उसमें वो पढ़ रही है। वहां से उसको हल्का से नशे की आदत पड़ती है। नशे की आदत पड़ जाती है। नशे की आदत पड़ती है। कौन सी क्लास में? शायद 7वीं 8वीं में। 7वीं 8वीं क्लास में। और उसके बाद तो पढ़ाई ही छूट गई। पढ़ाई छूट गई? छूट गई, नहीं है उसके वजह। कुछ तो माँ बाप ने रोका। एक तो फोन में इस कदर रहती है, पोर्न देखती है दुनिया, और इससे सबसे हुआ मतलब इस कदर वो सेक्स एडिक्टिव भी हो गई है। 14 साल की बच्ची। 14 साल की बच्ची, ये सबसे कमजोर उम्र होती है। हमारे माँ बाप कहते थे कि 14 से और 20 साल तक अगर लड़की का ख्याल रखो, एक मोती की तरह रखो उसको। ये वो हुआ है। क्या आप इसमें माँ बाप की कमी कोई? बिल्कुल, मैं 100%। मैं तो बच्चा तो खुली किताब है, कोरी कागज, जो हथेली छाप दी वो छप जाएगी। माँ बाप क्यों नहीं देखना चाहते? अरे अगर वो नहीं सुन रहे आपके, पहली बार तो सुन रहे हैं ना। ये ऐसी स्थिति आई क्योंकि उन्होंने आपको सुनना बंद कर दिया, आपकी बात सुनना बंद कर दिया। और मैं तो बड़ा स्पष्ट कहती हूँ, मैं तो ठेठ देहात से, कि आपके बच्चे हैं, आपके हाड़ मास से पैदा, कूटो रख के, नहीं सुन रहे हैं, छोटी उम्र है, उनके भविष्य के लिए मारो भी, पीटो भी और डांट भी लगाओ। यानी कि नशा, बिल्कुल, फोन और टॉयज, और ये सब घर में हुआ। घर में था ये सब, घर में। सोचिए, क्या माँ बाप उसके नशे की लत को छुड़वा पाए घर में रहते हुए? अभी तो चल रहा है सब। आप जब पहुंची आपने क्या बात की उससे? देखिए, जैसे मैंने बात करी तो पहले तो मुझे ऐसे घूर के उसने, प्यारी सी बच्ची, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी इसकी, तो उसने मुझे कहा अब इसे किसको पकड़ लाई, ऐसे, क्योंकि वो लाते रहे होंगे डॉक्टर्स को, बदतमीज से किसको पकड़ लाई। तो उसकी मम्मी को हमने पहले कह दिया था, तो बता देना कि भाई मैं अपनी तुम्हारी बुआ की लड़की हूँ, मासी की लड़की, कुछ भी बताना, ऐसे मत बताना कि कोई ऐसे। तो उसने कहा अरे तू ना जानती है, तेरे पापा की बुआ की लड़की है। कभी मेरे दूर का रिश्ता बताया, कभी हमारे घर तो नहीं आई। तो उसने कहा नहीं आई ना, लेकिन अभी ये यहाँ शिफ्ट हो गई हैं, और वो जो हैं तेरे फूफा जी, ये बुआ लगती हैं, और फूफा जी जो हैं वो उनकी यहाँ पोस्टिंग हो गई है। तो बोले तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा अरे कभी बात भी नहीं करेगी हमसे, हम तो इतने बरस बाद मिले हैं, तू छोटी सी थी तब देखी थी, फिर हमने देखी नहीं। तो बोली इससे ही कर लो, ऐसे ही अपनी माँ को बोली इससे कर लो, इसके आदमी से कर लो। वो ठेठ हरियाणवी भाषा में बोल रही थी, इसके आदमी से कर लो। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रही है, तेरे पापा है वो, मेरे नहीं लगता ये कोई भी। मैंने इनसे बात कर दी, अब फिर रोने लगी जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला। और मैं उन्होंने कहा देखो हम इससे डरते हैं, ये चिल्ला चिल्ला के ना बाहर भागती है, मोहल्ले वाले कहती है मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे जान से मार देंगे, ऐसे कहती है। मैंने कहा बेटा चिल्लाओ मत, मैं 1 मिनट बात कर लूँ? हाँ बता क्या कह रही है, ऐसी। मैंने कहा मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई दिक्कत है, ये बदतमीज़ हैं तेरे माँ बाप, ये अगर तेरी नहीं सुन रहे हैं, मैं सुनूंगी तेरी, मैं भी तो कुछ लगती हूँ। तो मैंने कहा तू मेरे से बताना। तो बोली तुम क्या रोज़ मिल जाओगी, ये तो घर में रहते हैं, मेरे छाती में मूँग डलते हैं, ऐसी बिल्कुल हरियाणवी में बोल रही वो। तो मैंने कहा बेटा मैं तो रोज़ ही हूँ, पास में ही रहती हूँ तुम्हारे, तुम जब एक फ़ोन कॉल करोगी, थोड़ा सा टाइम तो मुझे लग जाएगा, मैं अपने काम वाम में लगी रहती हूँ, फिर मैं आ जाऊँगी काम ख़त्म करके। तो उसने कहा ठीक है पक्का आई? मैंने कहा आऊँगी, ऐसे ही, तुम नहीं, उसने एक बार भी कहा। फिर उसने मुझे 1-2 बार कॉल किए, मेरे घर से तो जाने में 4 घंटे का सफ़र है। तो मैंने उसको कहा बेटा अभी तो मैं काम में हूँ, आ जाऊँगी मैं, मुझे तो फिक्स टाइम बता दिया, अगर किस टाइम आना तो मैं आऊँगी, नहीं तो मेरे भी अपने घर के बहुत काम होते हैं। फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं एक नौकरी करती हूँ, नौकरी में से बीच में से नहीं आ सकती। तो अभी तक वो यही समझती है कि मैं नौकरी कर रही हूँ, इसलिए वो टाइम बे टाइम नहीं करती। एक फिक्स टाइम हमने उसको कर रखा, जिस दिन बुलाना हो शाम के 4 बजे का टाइम देना मुझको, तो मैं जाती हूँ। बोलती ठीक है मेरे से, लेकिन तू तड़ाक करके बोलेगी और वही बात के फ़ोन पे से नहीं हटेगी, बस यूँ ही रहेगी। क्या देखती है? फोन देखती है, आपके सामने भी कंटिन्यूअस। ये है उसकी बीमारी, जिसको नहीं छोड़ा पा रहे हैं। और अगर माँ बाप कहते हैं, माँ बाप को जो हाथ में आता है वो मारती है। एक नहीं, ऐसे कई केस पड़े मेरे पास, मैं फोटो सहित आपको दे सकती हूँ। क्या उसका इलाज करवाया जा रहा है? हो रहा है इलाज बहुत, पर दवाई नहीं खाती, और काउंसलिंग के ले जाओ तो जाती नहीं है। जितना हो रहा है
बस ना कि जैसे तैसे किसी चीज़ में अभी उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है कि जो पानी में दे के उसको ऐसा लगे कि तुझे वो नशे वाली चीज़ दी जा रही है, उसको सोती है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुलाना ज़रूरी है, जितने भी घंटे सोने दो इसको। हो सकता है नींद की गोलियाँ जैसी कुछ ऐसा दे रहे हों। यहाँ दिल्ली उसका इलाज चल रहा है। ये तो वो बात हुई जो लोग नशा ले रहे हैं, किसी ने जबरदस्ती करवा दिया, कभी खुद कर लिया। लेकिन हम सब लोगों ने बहुत बार देखा है और सुना है रेव पार्टीज के बारे में, उनकी सच्चाई क्या है? क्या कभी आपका वहां पर जाना हुआ और क्या अनुभव था उसका? नहीं, देखिए जाना तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि मेरे परिवार का एक बच्चा, और चूँकि मेरे से मैं थोड़ा खड़ूस हूँ, मेरे परिवार के बच्चे भी, जो भी मेरे देवर जेठों के बच्चे, डरते हैं मुझसे। डरते समझ लो सम्मान करते हैं। मैं हंसी मजाक भी करती हूँ, लेकिन डांटती भी हूँ। मैंने अचानक कुछ देख रही थी तो वो सामने आया एक इन्विटेशन कि फ़लाने दिन फ़लाने होटल में रेव पार्टी, और उसमें बच्चे का नाम, ऑर्गेनाइज़र वो। उसको फ़ोन करा, जहाँ भी आज के परिवार का बच्चा ऑर्गेनाइजर है? मेरे परिवार का बच्चा। मैंने पूछा भाई ये क्या चल रहा है, कोई रेव पार्टी वार्टी? नहीं तो किसने कहा आपसे? मैं कहा नहीं, कोई कह रहा था कि ये कर रहा है। ना मैं ऐसा काम करता हूँ, अब मुझे पता नहीं है कि कैसे मारोगी मुझे। मैंने नहीं, मैं क्यों मारूंगी, तू बड़ा हो रहा है, अब तुझे क्या मारना। मैंने कहा करिए मत बेटा ऐसा है। नहीं, मैं नहीं करने का। ठीक है। मैंने उसी दिन वो इन्विटेशन सहित पुलिस को सूचना दी कि मेरे का बच्चा है हमारा, ये रेड करो, ये मैं नहीं सुनूंगी कि नहीं कर रहे हो, और उसे कूटो। मेरठ, हाँ। मैंने कहा कूटो बाईपास पे। मैंने कहा उसे इतना मारो इसके टांग टूट जाए। तो मैं अपने सामने कह रही हूँ हम ले आएंगे घर, जो भी करना है देख लो मैडम। मैंने कहा देख लिया मैंने, कुछ नहीं, सबको कूटो जितने उसके यार दोस्तों जो भी इस रेव पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कपल के लिए तो 3000 रुपये थी एंट्री, सिंगल के लिए 1500 रुपये थी, और सब कपल्स ही बुक कर रहे थे। हमने बोले जी इनका पैसा, मैंने कहा ये देंगे अपने आप, मारो ही नहीं इतना, ये पैसा भी दे इनका लौटाए, मुझे नहीं पता क्या करेंगे। तो हमने तो चलिए उसको सुधार लिया जैसे भी, तो पहला मौका था। वो पार्टी नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा हुई, बहुत चर्चा, अखबारों में छपा, उनका बच्चा, उनका ये एक रिश्तेदार, उनका ये सब चीज़ें हुई, और उन्होंने ऐसे सामने जाके उसको बिठवाया। क्या इस इंसिडेंट का, इस अनुभव का उस पर असर हुआ? वो चीज़ बहुत छूट गई एकदम। ड्रिंक तो करता है वो, तो बाज नहीं आया, वो शराब पीता है अपने घर में बैठ के बस। लेकिन रेव पार्टी जैसी कोई बात नहीं, वो कोई बात उसके बाद कभी हुई ही नहीं। लेकिन जहाँ रेव पार्टियां होती हैं वहाँ होता क्या है, और ये आदत कैसे पड़ रही है? देखिए, एक तो ये हुक्का बार, आप हुक्का बार सब जल लगातार इनको जी इन पर रोक लगाओ, कोई नहीं रखती। इन रेव पार्टीज में भी हुक्के रहते हैं, और उन पर फ्लेवर्ड कुछ धुआं और नशा सब चीज़ें होती हैं। हमारी गलती, मैं पहले अपनी गलती कहूँगी, हमारी गलती क्या होती है कि हम पहले बच्चे का ध्यान ही नहीं देते क्या चल रहा है, और हम भय नहीं बिठाते, और भय बिना हुए ना प्रीति, मैं तो ये मान के चलती हूँ। भय नहीं है माँ बाप का, खुला छोड़ दिया हमने, जाओ लड़के को खास तौर पे। और इन रेव पार्टीज़ में देखिए लड़के कपल्स क्यों बुलाए जाते हैं? उन कपल्स की क्या आईडी ली जा रही है? किसी की आईडी नहीं होती, कोई पति पत्नी है, कोई नहीं है पति पत्नी, कोई नहीं जाएगा रेव पार्टीज़ में। कौन जाता है? सब लड़के लड़कियाँ जाते हैं, सब भरपूर नशा करते हैं, सब कुछ होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वहाँ नहीं होती। और ये आम अब मेरे जैसे शहर में चल रहा है, तो दिल्ली और मुंबई की तो बात ही क्या है। और जिस दिन किसी ने शिकायत कर दी उस दिन रेड हो जाती है, और नहीं की तो चल के होके ख़त्म हो गई। हो रही है आज भी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। आप जो परिवर्तन, जिसका मैंने पहला सवाल पूछा था कि पहले और अपने क्या फ़र्क है, आपने कहा नशा भी लड़कियां खुद कर रही हैं, हाँ, पॉर्न एडिक्ट भी वो खुद हो रही है, हाँ। उन्हें ज़बरदस्ती कोई स्पेशल लेकर भी नहीं जा रहा, रात को वो सड़कों पर खड़ी भी हैं, कस्टमर भी खुद ढूंढ रही हैं, पैसा कमाने के लिए खुद कर रही हैं, रेव पार्टी में भी वो खुद जा रही है। इतना ज्यादा परिवर्तन। हम तो इतने वर्षों से कहते हैं कि हमने लड़कियों को दबा कर रखा है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं चीजें, तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इतने वर्षों तक दबाया जाना ये उसका परिणाम है कि अब ये सब चीजें अपने मन से, अपनी इच्छा से हो रही है, एक तरीके का विद्रोह दिखता है वो। ये मैं कल एक कॉलेज में थी, मैं एक उदाहरण से आपको बताऊंगी। बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे थे, मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा बेटा तुम क्या सोचते हो, औरत पहले आज़ाद नहीं थी? आपको लगता है, आप बच्चे हैं आज के ज़माने के, आपको लगता है कि औरत आज़ाद नहीं थी? अब सोचिए, उतनी फ्रीडम नहीं थी, जितनी आज है उतनी ही थी। अगर मैं अपने ज़माने में, मैं 64 बोर्न हूँ, सोच के देखिए आप, और मैं उस वक्त लॉ कर सकती हूँ, और उससे बुरा काम बताती हूँ मैं, जो बुरा आपकी नज़रों में और दूसरों की में। मैंने उस ज़माने में लव मैरिज की, इंटरकास्ट की। मैं त्यागी हूँ, ये पंडित है, हालांकि कोई अंतर नहीं है। तो कहाँ थी? और मैंने उन्हें कन्विंस किया। क्यों नहीं आप कन्विंस कर सकते अपने आप? आपके माँ बाप से ज़्यादा आपका हितैषी कोई भी नहीं है दुनिया में।
अगर आपको किसी से प्यार भी होता है, आपको क्या ज़रूरत है सेक्स के लिए, आप पोर्न देखें, ये करें। एक शादीशुदा ज़िंदगी में आप इज्जत के साथ रहिए ना। पर ये आप कह रही हैं कि फ्रीडम उतनी ही थी जितनी आज से 30 या 40 साल पहले बिल्कुल। तो आज ऐसा क्या है कि इस रास्ते पर हम इतनी तेजी से चल रहे हैं? देखिए, हमें नहीं पता था ब्रांडेड क्या होता है। जैसे माँ बाप ने ला के दे दिए वो कपड़े पहन लिए, है ना। जैसे चप्पल जूते ला के दे दिए वो पहन लिए। स्कूल में एक ड्रेस कोड था, ग्रेजुएशन तक भी हम ड्रेस में गए, वाइट ड्रेस में। आज नहीं है ड्रेस कोड, क्यों नहीं है? दूसरा, हमने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाना बंद कर दिया। आज भी उनके बच्चे, अगर आप गौर करेंगे, जितने स्पोर्ट्स में जा रहे हैं वो सब गांव देहात के और सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हों या हरियाणा के हों, है ना। मेरे पड़ोस की बच्ची ने कल ही 3 घर छोड़ के मेरे घर है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, प्रीति पाल ने, पैरा। तो आप ये सोचिए कि वो बच्चे IAS IPS चाहे बिहार के हों, वेस्टर्न यूपी के हों या हरियाणा के हों, बिल्कुल विशुद्ध देहात से हैं, साधारण स्कूलों से पढ़े हुए हैं। कोई नहीं गया कि शेरवुड में पढ़ के और कोई DM बना हो, नहीं मुझे पता। आपको क्यों नहीं समझ में आता कि ये किस अंधी दौड़ में जा रहे हैं? ये जो बाजार खुल गए हैं शिक्षा के, आप इनमें भेज रहे हैं। कभी जाके भी झांकते हैं कि बच्चा वहाँ क्या कर रहा है? आपको जब 90% मार्क्स दिए जाते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि CBSE का 90-100% और UP बोर्ड का 70% इक्वल है। तो क्यों आप कभी जाके देखते हैं? आपने सोचा हमारे पास पैसा है, नव धन कुबेर, ये जो हमारी नई संस्कृति आई है ना, ज़मीनें बिकी, गुजरों की, त्यागी, थोड़े बच्चे जाटों की, पंडितों की, सब की बिकी और सब धन कुबेर बन गए। अब जाओ, हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है वहाँ, बड़े खुश होते हैं हम। नहीं पढ़ा सकते, करके देखिए आप। मैं गर्व से कहती हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए मंच पे शायद इस पे, कि MPhil तक मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में 5 गोल्ड मेडल लिए हुए है और साइकिल से जाता था इस यूनिवर्सिटी से, और IIT कानपुर से सरकारी सीट पे पास आउट है, और आज उसकी पहली इस देश की AI कंपनी है। विशुद्ध देहाती। आपने रेव पार्टियों का जिक्र तो कर हाँ। दिया, तब मैं आगे बढ़ता हूँ और स्पा कल्चर पर आता हूँ। जो मैंने आपसे कहा था कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपका रेड लाइट एरिया तैयार हो गया। ज्यादातर बड़े और छोटे शहरों में जगह जगह स्पा खुले हुए हैं, और वहाँ स्पा नहीं हो रहा, स्पा के नाम पर क्या हो रहा है ये हम सब जानते हैं, आए दिन हम अखबारों में, TV में देखते हैं। बिल्कुल। ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम कर रहा है? और यहाँ भी मैं वही कहूंगा कि बहुत बेशर्मी से और बहुत ओपनली सब कुछ चल रहा है, सबकी जानकारी में होते हुए सब कुछ चल रहा है। यहाँ कौन लोग हैं जो चला रहे हैं? लोग कैसे ब्रेन वॉश की जा रही है या अपनी मर्जी से आ रही है? और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs का खतरा कितना बढ़ गया है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि स्पा या मसाज पार्लर में जाने वाले लोगों से पहली बात मैं कहूँगी कि बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुले हुए हैं जहाँ बहुत अच्छी मसाज भी दी जाती है, कटी स्नान, भाप स्नान, मड स्नान, और उससे बड़ी रोग भी ठीक होते हैं। पंचकर्म। फिर पंचकर्म, इनमें आप क्या करने जाते हैं? बंद कमरों में। दूसरी बार केबिन्स क्यों? मर्दों की औरतें करेंगी मसाज और औरतों की मर्द करेंगी मसाज, और जिनके पास उस मसाज का फीस देने का पैसा है वो अपने घर में जकोजी भी लगा सकता है, वहाँ जाने की कहाँ ज़रूरत है? ये केवल आपको एक सब चीज़ें असेंबल करके दे दी गई, यहाँ आओ, यहाँ वो मसाज भी मिलेगी, और आप चाहें तो और थोड़ा पैसा दो, आपको वही लड़की सेक्स भी प्रोवाइड करेगी। वो नहीं पसंद आ रही, किसी और को देख लो। हम अपनी भूमिका नहीं निभाते विशाल जी। मैंने अपने शहर में कसम खाई हुई है कि स्पा और मसाज पार्लर नहीं चलने दूंगी, और नहीं चलने दे रही। आए दिन रेड कराती हूँ, नया खुलने से पहले भी करा देती हूँ। बेशक लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई मत आओ सामने, नहीं आती हूँ। कुछ लोग कितने स्पा सेंटर और मसाज पार्लर्स पर आपने रेड करवाई और क्या वहां पर अनुभव था? देखिए, अनुभव तो खराब ही आए। जब तक बाहर निकल के आए, जो जिगोलो जैसा मेरे सामने पहली बार कॉन्सेप्ट आया, उसी बात सोच लिया था कि अपने शहर में नहीं खुलने दूंगी, ये मर जाऊँ चाहे इसके लिए। मैं जिगोलो आया, वो बच्चा, मुझे नहीं पता था जिगोलो क्या होता। क्या अनुभव था? पहली बार कब पता चला? वो लड़का अच्छा खासा स्मार्ट सा, बड़ा मतलब अच्छा सा बच्चा था, बैठा रहा। उम्र रही होगी ऐसे नहीं होगी 25-26 साल की, 25-26 साल, लेकिन लंबा चौड़ा, 6 फीट की लंबाई, बड़ा अच्छा सा। मैंने कहा बेटा कोई काम था मुझसे? तो हाँ जी, अकेले में बात करनी है। तो चलो, ये लोग मैंने बाहर भेजे। तो मैंने कहा बताओ। सोचता रहा, बड़ा मुझे लग रहा था कि कुछ उसमें है, ऐसे कर रहा है। बेटा बिल्कुल नहीं संकोच, बताओ, समझो अपनी माँ से बात कर रहे हो, बताओ। तो उसने कहा जी मैं जिगोलो। मैंने कहा ये क्या होता है भैया? बोले जी वो आप नहीं जानती? मैंने कहा नहीं, आप तो इस क्षेत्र में काम करती हो। तो मैंने कहा मेरे सामने तो कभी ये शब्द नहीं आया, क्या है ये? कि ये मेल प्रोस्टिट्यूट हैं। ओ मेरे लिए बड़ा शॉकिंग। मैंने कहा फिर अब क्या है? मर्जी से
बोले हाँ जी मर्जी से। तो थोड़ा सा परिचय हुआ तो पता लगा कि बहुत नज़दीक का है मेरे। मैंने कहा क्यों, ये क्या किया तूने? तो बोला कि जी मैं इसमें जिम में जाता था, तो जिम भी साथ में है। तो जिम मालिक ने मुझे कहा जब मेरी सब पूरी होगी, मैंने कहा भाई अब छोड़ूंगा, काफ़ी सब मेरी बॉडी वॉडी सब बना ली। बोले पैसा नहीं कमाना। यानी जब बॉडी बन गई अच्छी बन तो गई, उसने कहा मैं जिम छोड़ दूंगा। हाँ। तो जिम ओनर ने, हाँ, ट्रेनर ने कहा कि और पैसा कमाना है। तो मैंने कहा हाँ कमा लेंगे, बताओ। तो बोले वो ये है इन आंटी के पास जाना और तुम्हें इन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उसने मसाज, मुझे तो नहीं आती। बोले नहीं सेक्स करना है इनके साथ। ठीक है, मैं पहली बार डर गया, ये क्या कह रहे हो, मुझे कहीं फंसा दी, मुझे कहीं वो जेल भिजवा दे। तो कुछ नहीं होने का, बेफिक्र रहो, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने स्पीकर ऑन करके फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन करा, हाँ मैडम ये आ रहा है लड़का मेरा। उसने पूछा उधर से स्पीकर पे क्या एज होगी। मैंने कहा 25-26 साल। कैसा है कि बढ़िया, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ आपको। मैं चला गया। मैंने कहा मुझे बहुत मतलब अजीब वितरषणा सी हुई, अंदर से घृणा सी हुई। मैंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आई कि तेरी माँ भी हो सकती है? तो मैम उसको भी तो शर्म नहीं आई कि मैं उसका बेटा हो सकता हूँ। मैंने कहा और तुम उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए? हाँ जी। मैंने कहा फिर कोई दूसरे, मैं कितने पैसे दिए? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। आप कौन से शहर की बात है? मेरठ की बात कर रही हूँ मैं। मेरठ में। और ये कौन सी ईयर में? ये है 7 या 8 की बात। 2007-8। आज से इतने साल पहले 50,000 रुपए क्या मायने रखते हैं? काफी मायने रखते हैं। लाखों रुपए। 50,000 रुपए 2007-8 7-8 में। तो मैंने उससे कहा बेटा अब क्या चाहता है मुझसे? तू मुझे तेरे से बात भी करने में मन नहीं लग रहा मेरा। तो बोले नहीं मैं फंस गया हूँ, मुझे निकाल दो, मेरी शादी होने वाली है। तो मैंने कहा क्या फंस गया? तो थोड़ा रोया, फिर उसने कहा मेरी सुन लो। मैंने कहा चलो बता। कि उन्होंने मुझसे कहा कि बस इतने ही पैसे में खुश है कि और कमाने? मैंने कहा कमा लूँगा, मेरी फ्रेंड है वहाँ चला जा। मैं उसकी फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड ने फ्रेंड के पास भेजा। अब मैं एक रात 4-4, 5-5 औरतों के साथ, और मैंने रात में 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाए। एक रात में 5-6 लाख रुपए कमाए हैं। और अब मैं थक गया हूँ। मैंने कहा कैसे? औरत की लिमिट नहीं होती, मर्द की तो एक लिमिट है, कैसे करता है? वो लोग मैं गोलियाँ देती हैं वो लोग मुझे, कुछ व्याग्रा पता नहीं, उसे पता नहीं उसे कौन सी गोलियां दी जा रही है। मैंने कहा फिर गोलियां वो दे रही है जिनके घर वो जा रहा है। मैंने कहा फिर ये कि अब मेरी शादी है तो वो सारी औरतें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं कि अगर तूने शादी कर ले हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन रात को ऐसे ही आता रहेगा जैसे आया है, वरना तेरा ब्लैकमेल कर रही है। मैंने कहा क्या क्यों कर रही है तुझे? बोली कहती है CCTV कैमरे में तू आता हुआ दिख रहा है, हमने तेरी वीडियो बना रखी है। मैंने कहा मूर्ख लड़के, थप्पड़ मारने का मन करता है। अरे जब वो वीडियो बना रही है तो वो औरत भी तो है उसमें जी, उनका चेहरा नहीं आ रहा होगा, वो कह रही चेहरा नहीं है। मैंने कहा उसकी बॉडी नहीं आ रही क्या? वो थुल 50 साल की 60 साल की औरत, तो शर्म नहीं आ रही जरा भी मुझे कहते हुए ये? तो उसको थोड़ा हिम्मत सी हुई, हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा नहीं सोचा, बस पैसा कमाना सोचा। अभी भूल जा, जाना नहीं है तुझे, वो तेरा कुछ नहीं करेंगी, उनको अपनी इज्जत की परवाह है, बस तू ये समझ। ये सभी जो औरतें थी अमीर घरों से? बहुत अमीर घरों से। और क्या एज रही होगी इन औरतों की? कोई भी 50 प्लस थी, सब 50 प्लस थी। सब उनके पति बाहर कई महीने बाहर हैं, पैसा कमा रहे हैं, समय नहीं है, आपस में दोस्त हैं सब। ये सब क्लब्स में रहती, किटीज हैं इनकी, क्लब्स हैं। ये सब मेरठ में 2007-8 में चल रहा था, आज से 20 साल पहले। जाहिर सी बात है कि यहाँ से कम नहीं हुआ है। ना बिल्कुल भी नहीं, कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि लोग नहीं आ रहे बस सामने। बहुत कोशिश की हमने, उस लड़के को भी कहा कि तू मेरे साथ काम कर, मुझे बस नहीं दे सकता आंटी, मुझे पता ही नहीं है। और वो जो जिम ट्रेनर रहा उसने सिर्फ एक लड़के को तो इस तरह से फंसाया नहीं किया होगा, कई लड़कों को किया। उसके बाद वो जेल भी गया, क्योंकि एक लड़की के साथ कुछ शोषण में गया, वो उसको मतलब वो अदर कम्युनिटी का था, ये अदर कम्युनिटी की थी, उसमें जेल वेल गया। लेकिन सब चल रहा है। अब देखिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि एक इस पर बच पाया, शादी हुई उसकी? हाँ शादी हो गई, सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं है। मैंने कहा तू कहीं मत जा, खेती कर। हाँ मैंने कहा तू खेती कर, अच्छी खासी खेती, कहीं मत जा। मुझे लगता है ये बातें सुनकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हिम्मत भी मिलेगी, यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। और बहुत से ऐसे भी हैं कि जैसे वाइफ स्वैपिंग वाला मामला है, उसमें से निकालना आसान नहीं है। मैं भी थक गई हूँ। पहला केस आपके सामने कब आया वाइफ स्वैपिंग में? ये 2011 या नहीं 9 या 10 की भी, शायद 9 की बात है। 2009 मेरठ।
महिला बड़ी स्मार्ट सी मेरे पास आई और कम उम्र की थी। एक महिला आपके पास आई? हाँ, और 30-32 की होंगी वो। पहले तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मैं आपसे अकेले मिल सकती हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप मेरे घर आ सकती हैं। मैंने कहा आ तो जाऊँगी, लेकिन आप आ जाती तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता, मेरे और भी काम होते। मैं आती हूँ, लेकिन मेरी आइडेंटिटी कोई डिस्क्लोज़ ना करे। मैं कोई नहीं, मेरा स्टाफ कहीं ये भी नहीं बताएगा आप आई, ना आपकी बात करेगा, सुनेगा भी नहीं। वो आ गई, आके उन्होंने कहा कि जी मैं, पहले तो उन्होंने बताया, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, एक बड़े अधिकारी की पत्नियाँ थी। एक बड़े अधिकारी की पत्नी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास क्या काम है आपका, और मेरे से तो वैसे ही खफा रहते हैं निज़ाम के लोग। तो बोली कि जी वो मेरा वाइफ स्वैपिंग होती है मेरे पति और उनके दोस्तों के बीच, और मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। ये 2009-10 की बात। मैंने कहा क्या है ये, मुझे वो भी नहीं मालूम था सच में। तो शायद तब तक चर्चा भी नहीं होती थी कहीं वाइफ स्वैपिंग की। तो उसने कहा कि मैं एक वो होता है क्लब में हम लोग जाते हैं, और उसमें आम आदमी की तो एंट्री नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं तो बड़े अधिकारी हों, बड़े लोग हों, पैसे वाले लोग हों, उनकी हैं। तो 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए लाइट ऑफ होती हैं और सब अपनी अपनी गाड़ी की चाबी एक ट्रे में डाल देते हैं। फिर जिसकी चाबी उसकी बीवी। मैंने कहा समझ नहीं आया मुझे। तो उन्होंने कहा कि वो जिसकी चाबी है उसकी पत्नी उस आदमी के साथ जाएगी। और मैंने कहा सेक्स के लिए? हाँ। तो मैंने कहा तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? बोली किससे कहूँ? मैंने कहा अपने माँ बाप को बोलो। तो बोली मेरे माँ बाप के लिए तो इससे अच्छा कोई दामाद नहीं है दुनिया का जितना ये है, क्योंकि एक बड़ा सरकारी अधिकारी है। और मैंने कहा तुम ये बात बताओ ना कि ऐसा हो रहा है, कि वो यकीन नहीं करेंगे। और इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए आप। मैंने कहा वो क्या है? कि मैं कह ही नहीं सकती। अगर मैंने कहा इनके बीच में आपस में एक कमिटमेंट है मूक, कि किसी ने भी जरा से कान हिलाया किसी औरत ने, तो जिस रात वो जिस आदमी के साथ है वो आदमी सामने आएगा और वो ये कहेगा जी मेरा इसका अफेयर चल रहा है। अब ये इसके पति के सामने खुल गई तो ये सारी बकवास हो रही है, यानी कि औरत ही बदनाम होगी। वो इसने कहा मुझे। ये जब पहली बार इस तरह की पार्टी में गई, वहां पर कितने लोग थे, कितने कपल्स थे? कह रहे थे ऐसे कितने 25-30 लोग, 25-30 कपल्स थे। और ये सभी बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, बड़े। और ये क्लब में ओपन ही चल रहा है। अरे बिल्कुल, बाहर का तो कोई आ ही नहीं सकता। ओपन ही क्या है, उन्हीं के बीच तो ओपन है, बाहर का तो कोई नहीं आ सकता। अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। बड़े लोगों को कौन दरवाजा खटखटा के पूछेगा क्या कर रहे हो? क्या ये सारी औरतें मजबूरी में कर रही थी? देखिए, और औरतों से तो मेरी नहीं बात हुई किसी से भी, लेकिन उसका ये कहना था कि सब फंस गई हैं, सब फंस गई हैं, चाह के भी नहीं निकलेगी। हाँ, जब उनको पसंद करना बंद कर दे, वो उम्र दराज हो जाए, तो पति बदस्तूर जाएगा, चाहे किसी फ्रेंड को लेके जाए या इन्हें औरत की अगर उम्र हो गई है तो आदमी किसी और लड़की को भी अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहा है। बिल्कुल, गर्लफ्रेंड बना के रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। उस औरत को आपने कैसे बचाया? तो हमने कहा भाई तुम तलाक दो। बोली मैं कहाँ रहूँगी। अरे मैंने कहा पढ़ी लिखी हो, तुमने इतना पढ़ाई की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, तो जॉब करो। तो उसने कहा ये मुझे रहने देगा इस शहर में? कहा जिस शहर की तुम वहाँ चली जाओ। बोली उस शहर में मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, और मुझे ज़बरदस्ती धकेल के इसके पास भेजें, मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊँ। बोले आप मेरी मदद करो। और ऊपर वाले ने मदद की, हम क्या करते, सुरक्षित है, उसका बच्चा अब तो जवान हो रहा है। वो निकल गई आखिरकार उसमें से। बहुत बवाल हुए, बहुत हुए कि भाग गई, अखबारों में छपा, वो बड़े रो रो के दिखाया मेरी बीवी चली गई और बदनाम हो गया मैं, अब इस शहर से वो लेना चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ नहीं रहना चाहता। यहाँ के मैंने अपनी बीवी को, किसी को मिले मेरी बीवी तो वो दिखा देना। मुझे हंसी भी आती थी, क्या ड्रामा कर रहा है। इस तरह के आदमियों से कभी आपकी बात हुई? ना, वो नहीं करते हैं। वो तो कहेंगे तो झूठी है औरत, तो और खुल जाएगी, फिर वो हम पे दबाव बनाएंगे, बताओ कहाँ है। देखो, आप ये बदलाव महसूस करती हैं कि पहले के समय के जो ब्रॉथल थे वहां पर आप जाती थी तो वहां पर लोग निकलना चाहते थे, वो शायद दबाव और मजबूरियां बताते थे कि हम किस मजबूरी में यहाँ आए, लेकिन जब आप जिगोलो जैसी चीज़ों को देखती हैं, वाइफ स्वैपिंग को देखती हैं, स्पा को देखती हैं, रात में सड़क पर खड़ी हुई लड़कियों को देखती हैं, तो आपको लगता है कि इन्हें बचाना ही क्यों? ये तो खुद अपनी मर्जी से सब कुछ मर्जी से हैं। मैं केवल, मेरा फोकस ही मेरा उनको बचाने पे, मेरा बिल्कुल नहीं इन पे। यानी कि आप हम हाँ, फेड अप हो गए। ये जो समाज में बढ़ रहा है, इसे रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई भी। कैसे? कोई लॉ भी नहीं है ना, है नहीं। वो तो अगर आपने पकड़ भी लिया, भाई रेड होती है, ले गए, कोर्ट कहेगा कितनी क्या उम्र है, ये है साहब इसका एज प्रूफ, तुम 18 साल से शादी की हो, वहाँ क्यों रह रही हो? ये साहब मैं तो मर्जी से कर रही हूँ, चले जाओ निकलो।
यानी लड़की अगर कह दे अदालत में जज के सामने कि मैं मर्जी से कर रही हूँ, बिल्कुल तो वो केस वहीं पर वहीं पे खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। ना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कभी मुकदमे नहीं लिखा। इक्का दुक्का तो मैं नहीं कहती, जब बहुत ज़्यादा मुझे जाती दिखाई दी, पर मैंने बहुत नहीं किए, मुश्किल स्पा से। सेंटर में लड़कियां कहाँ से लाई जाती हैं? अरे सब क्या कहूँ, वो भी वही है ना जो स्पा में आती हैं। स्पा में भी तो आ रही हैं लड़कियाँ, वो वो तो अपनी मसाज करवाने जो नहीं 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 नहीं, सर्विस प्रोवाइडर हैं वो। सर्विस प्रोवाइडर हाँ। जो मसाज करने आते हैं, हाँ, मसाज करने आती हैं, और धीरे धीरे उन्हें मना लिया जाता है। वो मनी हुई होती है, अच्छा, सबको पता है कि कहाँ जा रही है, इसीलिए तो रेड होती है। मैं तो खुलने से पहले तक भी कराई मैंने रेड। कल वो है बड़े लोग उसका उद्घाटन करने जा रहे, आज मैंने बवाल काटा, खुलने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? इस कल्चर की वजह से जो एसटीडीज बढ़ रहे हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बढ़ रहे हैं, इसका कोई केस कभी आपके सामने आया है? नहीं देखिए, क्योंकि बहुत ऐसा लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं इसके बहुत पहले हो चुकी, अभी भी हुई है। एक बच्ची है मेरे पास अभी, उसका खुद का भी बच्चा है, और वो चाहे पॉजिटिव है, और कब हुई, किस हालत में है, पॉजिटिव हो लड़की, उसे नहीं मालूम। इतनी भोली सी नादान सी बच्ची है, उसे नहीं मालूम वो कैसे हुई, लेकिन वो हस्बैंड है, उसके ज़रिए हुई है। हस्बैंड के जरिए। और भगवान ने तो अच्छी खासी शादी हुई उसकी, सब चीज़ हुई, वो कैसे हस्बैंड कहाँ जा रहा था क्या नहीं, वो नहीं कुछ भी बताती। जीवन के बिल्कुल कहती है कि मुझे मरना ही है, मैं क्या जीऊँगी इसको लेकर, ये बच्चा है इसके लिए जी रही हूँ बस, बच्चा नहीं है ट्रांसमिटेड। जो लड़कियां इस तरह के कामों में फंसती हैं, क्या उनका रेस्क्यू होने के बाद वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाती हैं? क्या उनके लिए आसान होता है यहाँ से निकलना? बहुत बहुत आसान। मैं विशाल जी क्या कहूँ, रेड लाइट एरिया जब लड़की निकालती हूँ ना मैं, मेरे लिए इतना सुखद होता है वो, कि जैसे ही मैं ऐसे कर दूँ उनको, जैसे वो एक आम साधारण लड़की हो जाती है जो मुझे जानती भी नहीं, और वो ऐसे हो जाती है इतनी खिल। मैं एक दो दिन अपने घर जरूर रखती हूँ, और वो इतनी खिलखिला के ऐसे रहेगी। मैं कहूँगी अच्छा तुझे चाय बनानी आती है, मुझे अच्छी सी चाय बना के पिला। क्या चीज़ बनाने आती है तुझे, वो मुझे आज बना के खिला। तो इतना अच्छे से एक लड़की मैंने बंगाल की निकाली, और उसकी 2 बेटियां भी थीं, 8-8, 9-9 साल की। टारगेट वो लड़की नहीं थी, टारगेट उसकी बेटियां थी। मैंने तीनों को निकाला, और वो इस कदर खुश थी, मुझे कहीं मत भेजो आंटी, मैं यहीं रहूँगी, मैं आपका काम कर दूँगी। मैं कहा बेटा जाना तो है, इन बच्चियों को पढ़ाना भी है, तो ऐसे हो जाती है कि जैसे कभी थी नहीं वहाँ। मैं उन लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्हें किडनैप करके ले जाया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली से इतने लोग गायब हो गए, मुंबई से इतने लोग गायब हो गए, किडनैप हो गए, छोटी बच्चियां गायब हो गई, और फिर वो मिलती नहीं है। हमने कई बार देखा कि उन्हें विदेश भेज दिया जाता है, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ से लड़कियों को नौकरी के नाम पर बहला फुसलाकर भारत लाया जाता है, और फिर वो फंस जाती हैं। किस तरीके की प्रताड़ना इनको झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो इनको लेकर गया है वो ये जानता है कि अभी अपना देश छोड़ चुकी है, इनका वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ मेरे पास है, ये मेरी मर्जी के बिना यहाँ से जा नहीं सकती हैं, एक गुलाम हो जाती है। देखिए पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ, मेरे पास भी इसके कोई आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों से जिनका मैं क्या नाम लूँ, लेकिन एक शायद इजराइल की थी वो मॉडल, और उसने सबसे पहले जो ये खोला, पता नहीं आप लोगों की जानकारी में शायद अभी नहीं होगा, एक पोटी पोटा पार्टी होती है। क्या होती है? पोटी पोटा पार्टी। अच्छा, ये क्या है? मॉडल्स जो फेलियर नहीं झेल पाती, पैसा कमाना है, घर जा नहीं रही, वो अरब कंट्रीज जाती हैं। अरब कंट्रीज जाती हैं, फेल मॉडल्स, फेल, पैसा कमाने जो के लिए करियर नहीं बना पाती। कैरियर नहीं बना पाती, घर से भाग आई, और वहाँ जो उनका शोषण होता है, चलिए सेक्सुअली होता है, वो तो उन्हें भी पता है कि जब वो जा रही हैं, कोई शेख उनको कोई मूर्ति तो बना के बिठा नहीं रहे मंदिर में, वो जाती हैं वहाँ, और जब उनका मन भर जाता है तो वो केवल इनर वियर्स में उनको बाहर डालते हैं, और उनके ऊपर वो जितने भी शेख हैं वो सब पॉटी भी करते हैं वहीं, सुसु भी उनके ऊपर करेंगे, और इसी हालत में उनके ऊपर मक्खी कीड़ा कुछ भी हो, वो इसी हालत में उसको दे देंगे कि ये खा ले जो खाना है। और वो इसलिए करते हैं कि ये अपने देश में जाके ये सब ना बताएं कि इसके साथ क्या क्या बीता, क्या नहीं हुआ उसके साथ। ये मॉडल्स के साथ हो रहा है? मॉडल्स के साथ। अगर आपके ध्यान में हो, नाम नहीं लूँगी, एक बहुत चाइल्ड आर्टिस्ट थी फेमस, उसके बाद वो सेक्स रैकेट में पकड़ी गई। आज वो फिर कलाकार हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छी कलाकार है, बढ़िया है, लेकिन कैसे फंसी होगी, कोई तो है, अच्छी खासी वो ग्रो कर रही थी, पैसे के लालच में। पैसे के लालच। तो ये पैसे का लालच ऐसा है कि कहाँ ले जाके मार रहा है हमारी बच्चियों को, इनको समझ ही नहीं आ रहा। और जो लोग इन्हें ले जा रहे हैं वो किस तरीके से मानसिक रूप से विकृत हैं। जिस चीज का आपने जिक्र किया, तो मानसिक विकृति विकृति है एकदम,
क्योंकि देखिए मानसिक विकृति उन लोगों में तो पहले से, वो तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है, ये है कमजोर पे ताकत की आजमाइश। शेखों का तो पहले से मनोरंजन का साधन ही पीड़ा रहा है, चाहे ऊंट दौड़ में रहा हो, मुश्किल से ऊंट दौड़ बंद हुई, हर देश से आवाज़ उठी, छोटे छोटे बच्चे, गोद देने की प्रक्रिया हमारे हिंदुस्तान से बंद हुई, हिंदुस्तान से बच्चे जा रहे थे जो गोद नाम के, विदेशों में बड़े खुश होंगे कि बच्चा को वहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है, अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, वो स्लेव बनाए जा रहे थे, स्लेव भी नहीं बनाए जा रहे थे, वो 2-2.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा ऊंट पे बांध दिया जाता था। अच्छा। और फिर ऊंट दौड़ होती थी, वो बच्चा चीखता डर से, तो उतना ही, वो गिरता तो नहीं क्योंकि उसको बांधा हुआ है, 2 साल का 1 साल का बच्चा, और वो उतना ही चिल्ला, 4 साल का 5 साल का बच्चा उतना ही चिल्लाता, उतना ही ऊंट तेज दौड़ता। वो शेखों का अल्टीमेट प्लेजर था। और जब उसकी सब में खुली, बच्चा मर जाता था, कभी कोई बच्चा जिंदा नहीं हुआ एक ऊंट दौड़ के बाद। और जब वो सब यूएनओ में उठी बातें, अलग अलग उठी, तो तब जाके वो, हिंदुस्तान से तो अब नहीं होता एडॉप्शन, बाहर विदेश में बहुत नियम भी कड़े करके दिए गए, आसानी से बच्चा नहीं मिलता है गोद। तो ये तो वो परपीड़ा में उनको आनंद है। देखिए वो क्या सोचते हैं, मैं तो खुला कहती हूँ, उनकी स्त्रियां पर्दे में रहें, मगर दूसरे की स्त्रियों को जितनी पीड़ा दें उतनी दे सकती हैं, बस ये उनका है। क्योंकि वो सोचते, तुम अधनंगी रहती हो, तुम आधे कपड़े पहनती हो, तो ये पीड़ा भी झेलो, ये सजा है तुम्हारी, ये सजा है तुम्हारी, वो ये सजा। पर अक्सर इस तरह की बातें आती रहती हैं कि बॉलीवुड में आज भी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो मिडिल ईस्ट के कई देशों में जा रहे हैं। हाँ, और क्यों? वहाँ से पैसे कमाते हैं, फिर वापस यहाँ लौटते हैं, फिल्मों में फिर कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सफल तो नहीं हुआ। बरसों बाद एक आई थी वो मैडम, जो किसी बड़े तस्कर के साथ चली गई थी, तो कहाँ फिल्म, कहाँ उनका हुआ कुछ सर्वाइव। ये नेटवर्क बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर चले। देखिए पहले जब अगर मैं यहाँ आऊँ इधर वापस लौट के रेड लाइट एरियाज में, इनके वो दलाल होते थे, वो ट्रैफिकर, पिम्प्स जिनके हम कह रहे हैं, वो होते थे कि जो बहुत ही हैंड टू माउथ, वो आपका ठेले वाला हो सकता है, रिक्शे वाला हो सकता है, कोई भी जिसको, वो दलाल थे, वही किसी लड़की को फंसाए, लाए, बेच दिया, जो भी 10-20 हज़ार में ले गए। लेकिन अब इसमें बड़े लोग शामिल हो गए, क्योंकि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धन देने वाला धंधा बन गया, सबसे बड़ा। इसमें कुछ नहीं लगना, एक औरत की इज्जत, एक बच्चे की इज्जत, उसका पूरा अस्तित्व दाव पे लग जाना। और फिर क्या दाव पे लगना है? अगर मेरे देश की लड़की और हैशटैग चला रही है कि आई एम ए प्राउड रंडी, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? ये बदलाव क्यों आया? क्या सोशल मीडिया की वजह से आया? सोशल मीडिया ने भी बहुत ख़राब किया है, बहुत ख़राब किया है। दूसरा ये मुझे समझ नहीं आया, कोई आपका अनुभव है जो बताता है कि सोशल मीडिया ने कैसे जो थी बिल्कुल ही बात पलट कर रख दी है, या ये जो हो रहा है देख रहे हैं उसमें सोशल मीडिया मैं आपको उनके सबूत सहित भेज दूंगी। बच्ची एक गायब होती है फरीदाबाद से, ये मुझे पुलिस ने भेजा है, उनसे नहीं ढूंढ पाए वो पिछले 1.5 साल से। तो बच्ची सोशल मीडिया पे इस कदर थी, इस कदर किसी से कोई बात, उसकी रीलें हैं वो दुनिया, और वो इस कदर पागल है कि अब तो वो पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रही है, कि वो उसका हर तीसरे दिन किसी नए लड़के से संपर्क होता था इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया के जरिए। फिर वो उससे सेक्स टॉक करती थी, और उससे खराब बात यह है कि एक ऐप बंद कर दिया, क्या क्या उल्लू और कुछ अर्ड बालाजी, मगर और तो सैकड़ों ऐप हैं जिन पे बच्चियां बैठ रही हैं, कॉइन्स ले रही हैं, और उन कॉइन्स के बदले पैसे ड्रॉप कर रही हैं। ये ऐसा हो गया कि आप, हमारा क्या जा रहा है, कोई हमारा बॉडी टू बॉडी थोड़ी है सेक्स, सोशल मीडिया पर फोन के जरिए, फोन के जरिए अपने घर में बैठ कर और पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसमें क्या बुराई है, क्या बुराई है। और आप जितने ज़्यादा एक्सपोज करेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेंगे। कोई नहीं इन पर आवाज़ उठा रहा। आपने अब क्या नए तरीके आजमाए हैं इन लोगों को बचाने के, रेस्क्यू करने के? क्यों? और सबसे बड़ी समस्या जो मैंने कहा, जो अपनी ही मर्जी से जा रहा है उसे बचाने का तो कोई नहीं, मैं कर रही हूँ, उसको कर सकते हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी, आपकी, मेरी, इसकी, सबकी है। मैं यूँ तो दिल्ली, अभी तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऑफर्स हैं, यहाँ भी अभी मैं 16 में भी आ रही हूँ, 18 में भी आ रही हूँ, मैं हर कॉलेज में जा रही हूँ। अपने शहर का तो कोई कॉलेज में नहीं छोड़ रही, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, कि जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मैं बताती हूँ कि ये होता है हमें प्राउड रंडी होना। अगर आपको ये होना है तो कर लो जो करना है। माँ बाप के साथ मैं काउंसलिंग करूँ, जितना मैं कर, जब तक जी रही हूँ ना, मैं आखिरी सांस तक किसी बच्ची को नहीं फंसने दूंगी, ये तो मैंने तय कर लिया है। मगर ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। ये इतना, मैं जब निराश होती हूँ ना, बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है, तब मैं आप जैसे बच्चों को देखती हूँ,
कि आज भी आपके कंधों पर टिकाया जा सकता है इज्जत का दायरा। पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप इस बात को और दमदार तरीके से बुलंद आवाज में रखें कि अगर हमें यहाँ से बाहर आना है, एक तो वो हैं जो मुश्किल से फंस गए हैं, जबरदस्ती फंसा दिए गए हैं, एक वो जो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इन सभी चीजों को अगर बंद करना है, काबू करना है, क्या बड़े कदम उठाने होंगे माता पिता के तौर पर, दोस्त के तौर पर, भाई बहन के तौर पर, कानूनी रूप से, सरकार के स्तर पर, हमारे आपके स्तर पर क्या किया जाना चाहिए? देखिए, पहला तो मैं ये जरूर कहूंगी, भले ही मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, माँ बाप अपने कर्तव्य भी भूल गए हैं, अपनी ताकत भी भूल गए हैं, वो वापस लानी होगी। हम छोटे से बच्चे को भी, जब वो छोटा सा रोता तब भी तो आप 2 थप्पड़ लगा देते हैं। जूं जूं वो बड़ा होता है आप गिरने नहीं देते। आप जरा सा ओह गिर गया बच्चा, गिरने दो, चोट खाने दो उसको, चोट खा के तो वो संभलेगा। आपने उसको ऐसे एक खिलौना बना के रख दिया, उसके बाद वो आपके हाथ से निकल गया, अब वो बड़ा हो गया, आप उसे बड़ा होने दीजिए, उसको सब चीज़ें बताइए, मगर रखिए अपना अधिकार पूरा। क्यों नहीं रखते हैं आप? क्यों आप सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते कि क्या देख रहे हो? दिखाओ हमको भी, लॉक नहीं लगेगा इसमें, क्या चीज़ है ऐसी जिसके लिए लॉक लगाना पड़ता है? क्यों नहीं आप देख सकते? और अगर आप लोग ये कह रहे हो कि मैं अपने घर में ये नहीं करती, मैं खुला चैलेंज करती हूँ, मेरे घर में आके कोई भी देख सकता है कि मेरी शादीशुदा बेटियों तक का भी मैं फ़ोन उस समय लॉक नहीं होने देती जब मेरे घर आती हैं। मैं तो देखूंगी क्या है इसमें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर ये आप अपने बच्चे को रोकने का आपके पास एक साधन है कि आप इस सोशल मीडिया से उसको कुछ दूर करें। आज जी माँ क्या करती है, 2 साल का बच्चा भी नहीं है, 1 साल का बच्चा है, उसको अपना खुद देखना है, तो ले तू ये ले फ़ोन दे दिया, अब बच्चा उसमें कुछ भी टिक 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 करके धीरे धीरे सब चलाना सीख जाता है। 2-2 साल के बच्चे, 2.5 साल के बच्चे चला रहे हैं, सब चीज़ चला रहे हैं, तो वापस लौटना पड़ेगा, आपको माँ बनना पड़ेगा। मैं माँ की भूमिका पे खास तौर पे कह रही हूँ कि आपको माँ बनना पड़ेगा, और टीचर्स को टीचर्स बना रहने दीजिए। आपने अध्यापकों को अध्यापक नहीं बनाया, एक स्लेव बना के रख दिया कि जो आपको पढ़ाने के लिए आपने खरीद रखे हैं। वो ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुमने आज ये क्यों नहीं किया, तो तुरंत आप उसकी कंप्लेंट कर देंगे, आप CWC पहुँच जाएंगे, आप पुलिस में पहुँच जाएंगे और कंप्लेंट हो जाएगी। रोक दीजिए इस सबको। अपने बच्चे आपके हार्ड मास से बने हुए हैं, आपकी रक्त मज्जा से बने हुए हैं, उनको रोकने का, उनको दिशा दिखाने का, उनका भविष्य बनाने का भी आपका है। वरना मैंने वो हालत में देखी है, अगर आप देख रहे हो कि 36, 35, 38 साल तक की भी लड़कियां हो रही हैं जो आज शादी नहीं कर रही, और अजीब सी हो गई हैं, अजीब सी, फ्रस्ट्रेट हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं है अब उनको, क्योंकि अब उनमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। तो उससे पहले उनको कहीं बसा दीजिए। छोटा सा पौधा उखाड़ के बसाएंगे तो वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन उसको बड़ा हो जाएगा तो उसकी जड़ें मर जाएंगी। उनको मरने से रोक दीजिए। मैं सच कह रही हूँ कि अगली पीढ़ी आप होंगे कि जो देखेंगे कैसे रसातल में जा रहा है हिंदुस्तान, जिसका दुनिया नाम ले रही थी, आज वो किस तरह से धरती में जा रहा है, और हम अफसोस के साथ चले जाएंगे कि नहीं कुछ हो पाया। 32 साल एक बड़ा समय होता है, मैं इतने समय में कुछ नहीं कर पाई, मगर आपके कंधों पर भी ये दबाव है। मैं तमाम पॉडकास्टर्स को खास तौर पे कह रही हूँ कि आप बुलंद तरीके से इन आवाज़ों को उठाइए, कहिए अपनी तरफ से भी कि अब तो वापस लौट आओ, अभी समय है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी इस बातचीत के लिए, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी कोशिश यही थी कि हिंदुस्तान की जो आने वाली पीढ़ी है उसे इस बर्बादी से बचाया जा सके। और आप जिस काम को कर रही हैं उस काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत हिम्मत लगती है इस काम के लिए, आप तो कई दशकों से इस काम को कर रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रेरणा लेकर आगे बहुत सारे लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हिंदुस्तान को अगर वाकई विश्व गुरु बनने का सपना देखना है, बिल्कुल इस पर काम करना। बहुत शुक्रिया।